हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज सम ऑफ यू माइट बी व्यूइंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दिस इज़ पीयूष जिंदल, a faculty of English language for competitive examinations. I have taught in various institutions. द 247 मैंने दिल्ली में टीच किया, नोएडा में टीच किया, अन अकेडमी भी टीच किया, ऑनलाइन टीच किया वहाँ पे, ब्राइट अकेडमी में भी टीच किया, वहाँ पे पंजाब में टीच किया। तो मेरा एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज़्यादा का है। और जो डिफरेंस है आपने पढ़ लिया होगा, इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है कि मैं रूल्स को प्रेफरेंस नहीं देता, मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है कि आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसी के बेसिस पे वही वही टॉपिक डिसाइड करता है कि हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। तो आपने सभी ने हेडिंग तो पढ़ ही लिया होगा। जो टॉपिक है वो कौन सा है? हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो उस कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करने से पहले, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहले आप इस डिस्क्लेमर को और नोट को पढ़ लीजिए। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का कोई भी ट्रिक नहीं होता, पहले तो आपको ये समझना है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 1.5 घंटे की है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस है और अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। एक्चुअल में सीखना चाहते हैं कि अगर हमने अपने आरसी को, हमने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, सही करना है, तो वो कैसे होगा। ठीक है। और प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो जो इक्विपमेंट मैंने यूज़ किया है उसके साथ में यूज्ड टू नहीं था, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा दिक्कत आई। ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। तो हाँ, विदाउट कॉपी पेन इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा कि हाँ मुझे ये बात नहीं समझ आई, तो आप बाद में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आई होप यू एंजॉय इट। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने, जैसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इट्स अ लैंग्वेज, राइट। अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को समझने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स आने चाहिए। कौन कौन से कंपोनेंट आने चाहिए? सबसे पहले हमने देखा था ग्रामर, सॉरी, सबसे पहले हमने क्या देखा था? ग्रामर, राइट। ठीक है। तो उसके बारे में हमने काफी चर्चा की, तो आगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा था कि ग्रामर के साथ सेकंड जो पार्ट है उसको हम कौन सा पार्ट कहेंगे? वोकैबुलरी, राइट। कौन सा पार्ट कहेंगे हम उसको? वोकैबुलरी। अब जो वोकैबुलरी है ये भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है आने वाली क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे विद इट्स यूसेज, कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे नहीं पढ़ना। ठीक है। आज भी कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज वोकैबुलरी, राइट। अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये आरसी, और एक और टर्म होती है अनसीन पैसेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बी फास्ट। सबसे पहले मुझे बताइए, हम डेफिनेशन क्लियर करके चलेंगे तभी आपको समझ आएगी बातें। अगर बातें समझ आएंगी तभी फायदा लेक्चर लगाने का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और अनसीन पैसेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और अनसीन पैसेजेस में व्हाट क्या डिफरेंस होता है? व्हाट्स योर थॉट? प्लीज कमेंट कीजिए। एनीबडी? जो भी आपके माइंड में आ रहा है, एनीबडी? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज नो लिखिए। एटलीस्ट राइट यस और नो, व्हाट्स योर इन योर माइंड, लेट मी नो। अनसीन में फ्लो ऑफ स्टोरी पजल्ड होता है, और आरसी में क्या होता है विशाल? व्हाट इज इन द आरसी? प्लीज ट्राई। देखो, कुछ आपने देखा होगा कभी कभी होता है सिस्टमेटिक फ्लो। ओके, ठीक है। कोई और जो ट्राई करना चाहता हो, जिसको लगता है कि मुझे पता है कि डिफरेंस क्या होता है अनसीन पैसेज में और आरसी में, क्या डिफरेंस होता है? बी फास्ट। एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अनसीन पैसेजेस में और आरसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। देखो, अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि जैसे वहां पे एक पैसेज लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पैसेज लिखा गया, जैसे सपोज करो ये पैसेज है, राइट।
और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस देती है, ठीक है। अब जो इसमें पैसेज है, इसमें सपोज करो कि डाटा दिया हो कुछ, एक क्लास का डाटा है, ठीक है, कि साइंस में इस बच्चे के कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने नंबर आए, इसमें कितने नंबर आए, इसमें कितने नंबर आए, और टॉप किसने किया, लोएस्ट मार्क किसके हैं, हाईएस्ट मार्क किसके हैं, हर सब्जेक्ट में कोई भी एक रैंडम डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप इस पैसेज को पढ़ते हो, तो जो वो डाटा इसमें दिया हुआ है, उस डाटा को आप यूज करके आप यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको यस और नो में आंसर कर सकते हो। मतलब या तो वो डाटा दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन टिक कर दोगे, अगर डाटा नहीं दिया हुआ तो आप क्वेश्चन को टिक नहीं करोगे। छोटी सी बात समझ आई, यस और नो। जैसे आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कि मिस्टर कुणाल के नंबर इतना है, ठीक है, मिस्टर प्रकाश के नंबर इतने आए, और एक क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि कुणाल और प्रकाश के नंबर कितने हैं, तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि कुणाल के नंबर ढूंढने पड़ेंगे और प्रकाश के नंबर ढूंढने पड़ेंगे और उनको ऐड करके आप बता दोगे। दिस इज कॉल्ड अनसीन पैसेज। दिस इज व्हाट कॉल्ड अनसीन पैसेज। इतनी बात समझ आई, यस और नो? प्लीज बताइए फटाफट, प्लीज बताइए, इतनी सी बात समझ आई कि आपको एक डाटा दिया होगा, सिंपली उस डाटा में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट्स इट। उस डाटा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वो डाटा आपके माइंड में स्टोर हो गया तो इसका मतलब आप उस आंसर को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको वो डाटा नहीं याद रहा, इसका मतलब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। डिफाइन का मतलब क्या है, आप जब मैं आरसी को डिफाइन करूंगा तो आप समझ आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब आपको आरसी बताता हूँ। देखो आरसी में क्या होता है, आरसी में डाटा नहीं दिया होता, आरसी में आपको इन्फ्रेंस लगाना पड़ता है। इन्फ्रेंस का मतलब समझते हो कि जैसे सपोज करो, ध्यान से समझना, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? आर यू गोइंग, या फिर आर यू कमिंग विद अस, आर यू गोइंग विद अस, वट एवर, ठीक है। वो अपने पार्टी प्लान की, ठीक है, आपने कहीं घूमने जाना है, तो आपके दोस्तों ने कहीं घूमने जाना, तो उन्होंने प्लान किया, ठीक है। तो जो उन्होंने प्लान किया तो उन्होंने आपको पूछा आर यू गोइंग विद अस, ठीक है। तो आपने जो बोला, आपने क्या बोला, समझना, आपने बोला आई विल स्टे एट होम, ठीक है, आई विल स्टे एट होम। अब जो आपने बोला कि आई विल स्टे एट होम, ये तो एक डाटा है, ठीक है, ये क्या है, एक डाटा है। इतनी सी बात समझ आ गई। लेकिन जो इसका मीनिंग है सेंटेंस का, इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि आपने इनडायरेक्टली उसको क्या बोला, यस बोला या नो बोला? प्लीज बताइए फटाफट, आपने उसको इनडायरेक्टली क्या बोला, यस बोला या नो बोला? प्लीज फास्ट, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने उसको यस बोला या नो बोला। नो बोला। तो जो ऑथर है ना, वो क्वेश्चन इस या ऐसे नहीं पूछेगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो, वो क्वेश्चन इससे पूछेगा कि ये जो मीनिंग है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको। आपने जो स्टेटमेंट दी दैट वाज टोटली डिफरेंट, उसमें आपने यस नो कुछ नहीं बोला, उसमें आपने यस नो बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन आपको इन्फर करना पड़ेगा कि जो ऑथर ने बोला है उसका मीनिंग क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन लगाना पड़ेगा। अगर आप उस मीनिंग तक पहुंच सकते हो, अगर आप उसको इन्फर कर सकते हो, मतलब उसको लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो कि उसका ये मीनिंग है, तो जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मीनिंग से क्वेश्चन आएगा, डाटा से क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी को ये बात ना समझ आई तो बोलिए, ये बात समझ आई, यस और नो? ये बात समझ आई, यस और नो? प्लीज सभी को कमेंट करना है, तभी मुझे पता चलेगा, तभी मैं आगे चल पाऊंगा। सर दिस इज वेरी क्रूशियल टॉपिक, दिस इज वेरी क्रूशियल टॉपिक। तो आपको यस और नो कमेंट करना है, जो भी मैंने अभी तक बताया। आगे के पैसेजेस भी तभी होंगे अगर हमारी साइकोलॉजी चेंज होगी, पैसेज को पढ़ने का नजरिया चेंज होगा, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, वरना पैसेज कभी सॉल्व नहीं होंगे। प्लीज मेक श्योर। तो आरसी में क्या होता है, आरसी में जो ऑथर क्वेश्चन पूछता है, वो कभी भी डाटा से नहीं पूछता, वो फ्लो से नहीं पूछता, बल्कि वो फ्लो से जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है, उस मीनिंग से क्वेश्चन आता है। और वो मीनिंग तब आप निकाल पाओगे अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच पाओगे। इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के सहारे वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है, वो हिडन मीनिंग से क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड आरसी। लेकिन अनसीन पैसेज में ऐसा नहीं होता। अब सपोज करो कि ये लिखा हुआ है आई विल स्टे एट होम, अगर ऑथर पूछ लेगा कि मैं कहां पे था, घर पे था, तो ये तो डाटा हो गया, डाटा में से क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो किसमें बनेगा, अनसीन पैसेज में। लेकिन वो अब मैं जा रहा हूं या फिर नहीं जा रहा, ये जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन किसमें आएगा, आरसी में। किसी को दोनों में डिफरेंस ना क्लियर हो तो पूछिए। तो जो आरसी में क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इंफ्रेंस से आता है। इंफ्रेंस का मतलब समझते हो, आपको मीनिंग कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं कंक्लूड कर पा रहे, तो इसका मतलब आप आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
यस और नो? आपको छोटी सी बात समझ आई? यस और नो? सभी को कमेंट करना है, प्लीज रिप्लाई। इतनी बात समझ आ गई सर? यस और नो? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ लोग कहते हैं why it is called unseen then if data is available। अनसीन का मतलब ये है सर कि आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है। जैसे ही आपने डाटा को देखा वैसे ही आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उसको देख भी लोगे तब भी डाटा को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डाटा के सारे क्वेश्चन नहीं आएगा। वो जो क्वेश्चन आंसर होगा तो वो आंसर आपके लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग से बनेगा। इसी वजह से उसको अनसीन नहीं कहते, उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब उसको डिकोड करना कहते हैं। डिकोड कब करोगे भाई? एक मैसेज है, मैसेज को डिकोड कर दिया, सॉरी इनकोड कर दिया। डिकोड कब कर पाओगे? जब आपके पास लॉजिक होगा उसको डिकोड करने का। बात समझ आ रही है? क्या आप उसको देख के डिकोड कर सकते हो? नहीं। क्या उसको देख के उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? नहीं। पहले उसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए आपके पास लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसका मतलब आप आरसी नहीं सॉल्व कर सकते। वो सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहा, वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? आपकी क्रिटिकल रीजनिंग चेक कर रहा है वो। नहीं क्लियर हो तो फिर से पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। समझ आया सबको? यस और नो? ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो जो आरसी है, आरसी आते हैं आपके कहाँ पे आते हैं ये? बैंक में। अब तक 2016 2017 2016 या 2017 तक आपके अनसीन पैसेजेस आते थे कहाँ पे? एसएससी में। इतनी बात समझ आई? लेकिन जो अब एसएससी है, अब ये कौन कंडक्ट कर रहा है? कौन कंडक्ट कर रहा है? ये टीसीएस। और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो रही हैं? रिड्यूस हो रही हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एसएससी है वो भी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और जो वो है वो भी कैसे क्वेश्चन लेके आएगा? वो अनसीन पैसेजेस नहीं, बल्कि वो किसको प्रेफर करेगा? आरसी को। तो इसी वजह से हमने जो अप्रोच करना है वो किसको अप्रोच करना है? आरसी को। क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया आपने उसमें से आंसर कर दिया। बात समझ आई? अब देखो पहले क्या होता था, पहले हम सिखाते थे कि कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड थिंग। इतनी बात समझ आ गई सबको? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो, अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए या पहले हमें पैसेज पढ़ना चाहिए? बी फास्ट, जो भी आपका थॉट है सर। पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए या पहले हमें पैसेज पढ़ना चाहिए? क्वेश्चंस। थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्यों? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्यों? क्वेश्चन से इससे हम टारगेट एरिया पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। चलो, टारगेट एरिया का मतलब क्या है सर? मैं उसको ये बोल सकता हूँ, सॉरी की पॉइंट्स लिखना था, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम उसको? की पॉइंट्स। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू आर से पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के व्यू से आर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आपने बोला की पॉइंट्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने बोला कि ये चार लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। ये क्या लिखी हुई है? चार लाइंस, ठीक है। जो आंसर होगा क्या वो चार लाइंस में होगा? यस और नो? जैसे सपोज करो ये चार चार लाइंस का पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बेसिस पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। जब उसने क्वेश्चन पूछा तो आप ये बताइए कि जो क्वेश्चन का आंसर है क्या वो इन चार लाइंस में होगा? यस और नो? यस और नो? कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ गया? नहीं, आप गलत हो सर। वो इन चार लाइंस में क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं होगा। अगर इन चार लाइंस में आंसर होगा फिर उसको हम अनसीन पैसेज कहेंगे। इस लाइंस में आंसर नहीं होगा, जो आंसर होगा जिससे मीनिंग निकल के आएगा, और वो मीनिंग आपको डिकोड करना है। तो जो आंसर निकल के आएगा वो मीनिंग से निकल के आएगा। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। जैसे वो करेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, इंफर करना पड़ेगा। अगर आप इंफर कब करोगे? पहले आपके पास की पॉइंट होना चाहिए, पहले आप टेक्स्ट पढ़ोगे। अब खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखिए कि आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा, ठीक है। अगर आपका टारगेट ही उसी पॉइंट पे है तो आप पूरा मैसेज पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, आपको पैसेज का मीनिंग ही नहीं समझ आएगा। आप मीनिंग कब डिकोड कर पाओगे? जब तक आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तब आप मीनिंग डिकोड कर पाओगे। जब आप मीनिंग डिकोड कर पाओगे तब भी आप उसमें से आंसर कर पाओगे। तो मैं पहले कभी भी प्रेफर नहीं करता कि आप की पॉइंट्स पढ़ो जब तक वो अनसीन पैसेज ना हो, क्योंकि अनसीन पैसेज में क्या होगा
कि विशाल के नंबर कितने आए, कुमार के नंबर कितने आए, इसके नंबर कितने आए, इसके नंबर कितने आए, वो आप देख के बता दोगे क्योंकि उसमें डाटा दिया हुआ है। लेकिन अगर आप आरसी में की पॉइंट्स को चेक करोगे तो वो की पॉइंट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन तो देगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप डिकोड नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसी ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि आप मीनिंग तो समझना ही नहीं चाहते, आपको तो सिर्फ की पॉइंट तक मतलब है। अगर आप की पॉइंट को फोकस करोगे तो आप मीनिंग नहीं डिकोड कर पाओगे। इतनी बात को ध्यान रखना, आगे हम पैसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि जो टेक्स्ट आप पढ़ते हो इससे पैसेज बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं वही बताता हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपने एक पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले पैसेज में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले पैसेज में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या होती है उसमें, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सपोज करो आपने कोई पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, आपने पैसेज तो पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया, लेकिन आपने देखा कि जो पैसेज पढ़ा और वो समझ आया उसमें टाइम बहुत लग गया, आपको 40 मिनट्स लग गए। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग, दूसरी क्या होनी चाहिए, स्पीड। एक क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, दूसरी क्या होनी चाहिए, स्पीड। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग क्या होनी चाहिए, कि जो पैसेज जिस कंटेक्स्ट के थ्रू लिखा हुआ है, मतलब जो उसमें डाटा है, या फिर हम कह सकते हैं जिस आर्टिकल के ऊपर वो पैसेज है, उस आर्टिकल की हमें क्या होनी चाहिए, उस आर्टिकल की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पैसेज आए, हमारे पास दो पैसेज आ गए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक पैसेज आया जीएसटी पे, ठीक है, सिंपल सा कोई पैसेज आ गया, जीएसटी पे आ गया, डिमोनेटाइजेशन पे आ गया, किसी चीज पे आ गया। सेकंड जो पैसेज आया वो आया हमारा ब्रेन बैंक, ठीक है। ये भी एक पैसेज दिया हुआ है और ये भी एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन है और इसमें से भी 5 क्वेश्चन है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि ज्यादा क्वेश्चंस किसके ठीक होंगे, जो पैसेज जीएसटी में से आया है या फिर जो पैसेज ब्रेन बैंक में से आया है। ऑप्शन आपका जो थॉट है वो बताइए, आपको क्या लगता है कि जो ज्यादा आंसर सही होंगे वो किससे होंगे। सभी को बताना है प्लीज, सभी को बताना है प्लीज, दिस इज अ सीरियस रिक्वेस्ट। सभी को बताना है कि आपको जो लगता है कि एक पैसेज तो आ गया जीएसटी से, दूसरा पैसेज आ गया ब्रेन बैंक में से, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने आंसर किए दोनों को, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है कि ज्यादा करेक्शन या फिर ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी, जीएसटी की या ब्रेन बैंक में, जीएसटी की। सबको ऐसे ही लगता है जीएसटी, ऐसा क्यों, रीजन दीजिए फटाफट, ऐसा क्यों, रीजन दीजिए फटाफट। वाई सो, क्योंकि इन दोनों में से जो हमारे पास नॉलेज है वो नॉलेज पहले से किसकी है, हमारे पास जीएसटी की, जीएसटी के बारे में पता है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पैसे वहां पे आ रहा है, अगर उसके बारे में हमारे पास थोड़ी सी भी आइडिया है कि ये क्या चीज है, किसके बारे में है, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो। आप खुद सोच के देखिए, जब भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हमारा जो माइंड है वो किस में काम करता है, टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट में काम करता है या पिक्चर्स में काम करता है। हमारा जो माइंड सोचता है वो टेक्स्ट के थ्रू सोचता है या पिक्चर्स के थ्रू सोचता है, कैसे सोचता है बताइए फटाफट। पिक्चर्स। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा और आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप उसको समझ भी नहीं पा रहे। अगर आपने कोई टेक्स्ट पढ़ लिया लेकिन आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, उस स्टोरी को या उस पैराग्राफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप उसको डिकोड नहीं कर पाए। इमेजिन कर पाओगे मतलब आप उसको डिकोड कर सकते हो। इमेजिन का मतलब क्या, आपको पहले से उसके बारे में कुछ पता है, और आगे जो आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन जस्ट ऐड होगी, ऐड ऑन होगा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। लेकिन इसके बारे में तो जीरो नॉलेज है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, तब ही आप इस आरसी को सॉल्व कर पाओगे। कहने का मतलब वो आरसी के थ्रू आपकी जीएस भी चेक कर रहा है, दैट्स इट। कितनी बात समझ आई सर। जीएस के लिए मतलब वो क्या करंट चेक कर रहा है, अगर बैंकिंग में जाना चाहते हो तो वो इकोनॉमी चेक करेगा। जो आरसी, जो एसएससी है, एसएससी में पहले क्या होता था कि अनसिन पैसेजेस आते थे, ठीक है, सिंपल सिंपल पैसे आते, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो मॉक टेस्ट बनते हैं, या फिर 2017 में या फिर 2019 में जो भी सीपीओ का पेपर हुआ है या फिर और भी पेपर हुए हैं, तो इसमें भी जो हमारे पैसेजेस आते हैं वो भी बहुत वेरिएशन में आते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या, जो टॉपिक्स होते हैं वो डिवर्सिफाइड होते हैं। डिवर्सिफाइड का मतलब समझते हो कि उसमें भी जो नॉलेज
यूज की जाती है या फिर जो कंटेंट यूज किया जाता है वो भी बहुत वास्ट होता है, तो इसी वजह से जो एसएससी है वो भी मूव कर रहा है, आपको इतनी बात समझनी चाहिए। तो कहने का मतलब आरसी सॉल्व करने के लिए हमें उस टॉपिक की पहले से नॉलेज होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी नॉलेज नहीं काम करेगी, उसके लिए आपकी इमेजिनेशन काम करेगी। और इमेजिनेशन कैसे बिल्डअप होगी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने विशाल, तो इसके लिए बिल्कुल सही कहा। अगर कोई ऐसा पैसेज आया जिसमें हम कोई नॉन फिक्शन की बात, रियलिटी की बात नहीं कर रहे बल्कि फिक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे? वो पैसेज तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आप उस चीज को इमेजिन कर पाओगे। वो इमेजिन कब कर पाओगे? आपको फिक्शन की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको फिक्शन वाली किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसे किताबें जो फिक्शन है, जो जिसमें एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो रियलिटी नहीं है, वो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से कहते हैं नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। नॉवेल्स क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि उससे आपकी इमेजिनेशन इंक्रीज होती है, आपकी दूरदृष्टि इंक्रीज होती है, आप दूर का सोच सकते हो। आपने सुना होगा कि जो भी हमारे जो भी महान लोग हैं अभी तक के जो रहे पास्ट में, तो वो सारे जो तो सारे थे वो अच्छे रीडर्स थे, ठीक है? चाहे वो बिल गेट है, जो भी का भी है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, चाहे वो अब्राहम लिंकन था, ठीक है, तो वो कोई भी था, तो वो बहुत अच्छे रीडर्स, सब में कॉमन क्वालिटी क्या है कि वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए। इसी वजह से आपको दो चीजें करनी है। आपको क्या करना है? दो तरह की किताबें पढ़नी है, ठीक है? मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़नी है। एक तो आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज हो, जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज हो। वो कंटेंट पढ़ने का फायदा क्या है कि उस कंटेंट को पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लैंग्वेज पे होल्ड बढ़ेगा, और लैंग्वेज पे आपकी क्या बढ़ेगी? स्पीड। बात समझ आई? सेकंड थिंग आपको क्या पढ़नी है? डिवर्सिफाइड टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन पढ़नी है। आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैंक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जितने भी वेरिएशन हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और आपको फिक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप फिक्शन की किताबें पढ़ सकते हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक, तो सबसे पहले आपको जो पढ़ने हैं वो चीजें मैं बता देता हूँ। आपको मैंने उस दिन बताया था, जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? readtheory.org। फिर से लिख लीजिए। बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा, वो आपको लिस्ट में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या फिर मैं आपको लिस्ट में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, जिसका जीरो है, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको लगता है मैंने जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नहीं आता, तो वो इस वेबसाइट को फॉलो करेगा, readtheory.org। बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है? सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है? किताबें पढ़नी है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग और स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर आपने लैंग्वेज पे कमांड करनी है, तो लैंग्वेज पे कमांड करनी है तो मतलब वही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जिस कंटेंट के बारे में पहले से नॉलेज है। तो वो कंटेंट कौन सा होगा? आपको नॉवेल्स पढ़ने हैं, बहुत ही सिंपल से ऐसे नॉवेल्स, ऐसा कंटेंट जो आपको फैसिनेट करता है। जैसे मुझे फैसिनेट करता है बिजनेस, हो सकता है कि आपको फैसिनेट करे बॉलीवुड, हो सकता है आपको फैसिनेट करे बॉलीवुड, हॉलीवुड, वॉट। बात समझ आ रही है? तो आप चेतन भगत पढ़ सकते हो, आप रॉबिन शर्मा पढ़ सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड, आपको वो पढ़ना है। उसका पर्पज क्या है? आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और आपको स्पीड डेवलप करनी है। इतनी बात समझ आ गई सर? आपको ये पढ़ना स्टार्ट करना है। आप फिजिकल लेकिन आएगा तो वो पढ़ना लेकिन आएगा वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है। समझा नहीं सर, आपको क्वेश्चन नहीं समझा, प्लीज फिर से पूछिए। क्वेश्चन नहीं समझ आया विशाल मुझे आपका, व्हाट्स योर क्वेश्चन? रेलेवेंट पढ़ेंगे तो फायदा होगा। सर रेलेवेंट पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जिसको अंडरस्टैंडिंग और स्पीड डेवलप करनी है। आप रेलेवेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही है, रेलेवेंट पढ़ रहे हो, पेपर के लिए रेलेवेंट पढ़ रहे हो, लेकिन उसको पहले से आपको नॉलेज नहीं है, तो उस कंटेंट से आप अंडरस्टैंडिंग गेन करोगे, नॉलेज गेन करोगे, स्पीड गेन करोगे, तीनों पैरामीटर्स आप गेन नहीं कर पाओगे। तो आपको स्पीड गेन करने के लिए ऐसा कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, या फिर ऐसा कंटेंट जो आपको फैसिनेट करता है। उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसी से रीडिंग हैबिट बनेगी। अगर एक बार रीडिंग हैबिट बन गई, फिर आप रेलेवेंट पढ़ो, अनरेलेवेंट पढ़ो, कैसा भी कंटेंट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको ऐसा कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा जो आपको फैसिनेट करता है। दिस इज माई पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए वो रॉबिन शर्मा हो सकता है, आपके लिए वो चेतन भगत हो सकता है, किसी के लिए वो कुछ भी कंटेंट हो सकता है, किसी के लिए वो स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी के लिए वो साइंस हो सकता है, किसी के लिए वो फिक्शन हो सकता है, किसी के लिए वो नॉन फिक्शन हो सकता है, ठीक है? तो मैं वेबसाइट्स की लिस्ट और आपको मैं बुक्स की लिस्ट लास्ट में बता दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए।
राइट। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो फील्ड की नॉलेज होगी तभी आप आरसी सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ इंग्लिश जानने से कुछ नहीं होगा। आपको ये बात समझनी, इतनी बात समझ आ गई। सेकंड थिंग हमने क्या बोला कि आप की पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप की पॉइंट्स के पीछे भागोगे तो आप मीनिंग कंक्लूड नहीं कर पाओगे। अगर मीनिंग नहीं कंक्लूड कर पाओगे, इन्फर नहीं कर पाओगे, तो आप पैसेज नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अनसीन पैसेज में कर सकते हो क्योंकि वो डाटा से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, लेकिन आप इन्फर वाले क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो इन्फ्रेंस लगानी पड़ेगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। थर्ड थिंग, वोकेबलरी की बात करते हैं। अब जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी का मतलब होता है यूसेज, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, क्या मतलब होता है इसका, बताना फटाफट, मतलब बताइए फटाफट। टोटल का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक। बाकी सब बच्चे काम पे हैं। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब क्या होता है? खत्म। ये सही था, खत्म। ठीक है, ऑल। ठीक है, चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिनिश। ठीक, चलो अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, देयर वॉज, ये पेन जो है काम नहीं करता बिल्कुल भी, तो आई हैव टू देयर वॉज अ टोटल बैन ऑन आवर, देखो सेंटेंस ही गलत था, सेंटेंस फटाफट बताइए सही गलत। देयर वाज अ टोटल बैन ऑफ, देयर वाज अ टोटल बैन ऑन आवर प्रोडक्ट लास्ट ईयर। फटाफट बताना ये सेंटेंस सही है गलत। करेक्ट, ठीक है, सभी को बताना है सही गलत। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, इस टोटल वर्ड को रिप्लेस करना है। पहला ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंप्लीट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास फिनिश। आपको इस टोटल वर्ड को रिप्लेस करना है। ऑप्शंस आर नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, सेकंड ऑप्शन इज कंप्लीट, थर्ड ऑप्शन इज फिनिश। कौन सा ऑप्शन आएगा फटाफट बताइए। बी कैन बी, ठीक। देखो अभी आपने बोला कि जो टोटल होता है वो भी ऑल होता है, जो कंप्लीट होता है वो भी ऑल होता है, ठीक है, आपने बोला कि दोनों का मतलब सेम है, तो फिर यहाँ पे आप टोटल को रिप्लेस कर रहे हो कंप्लीट से, ऐसा क्यों? रीजन दीजिए। बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, किसी भी वर्ड का हिंदी में मतलब जानना इनफ नहीं है आपकी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। सर बाद में देखने के लिए सेव रहेगा कैसे? हाँ जी बिल्कुल सेव रहेगा, महिला जी, आप कल देख सकते हैं या फिर क्लास ओवर होने के बाद देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप क्लास खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं, 11 बजे हमारी क्लास खत्म होगी तो उसके बाद भी देख सकते हैं, और कल भी देख सकते हैं। यू कैन वॉच एनी टाइम यू वांट टू, ठीक है। वापस आते हैं, अब देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, हमने वर्ड लिखा टोटल कंप्लीट। सबको लग रहा है कि दोनों मीनिंग सेम है, राइट, दोनों की हिंदी सेम है, ठीक है। लेकिन आपने जब बोला कि ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर लिया, फिर हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे टोटल को चेंज करके हमने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंप्लीट। कहने का मतलब क्या है कि हम वर्ड के लिटरेरी मीनिंग पे नहीं जाते, लिटरेरी मीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की हिंदी सेम हो सकती है। हम वर्ड के कंटेक्सचुअल मीनिंग पे डिपेंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है उसका मीनिंग क्या है। जैसे ही कंटेक्स्ट से चेंज होगा वैसे ही हमें पता चलना चाहिए कि इस कंटेक्स्ट में ज्यादा सूटेबल वर्ड कौन सा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? क्या वो डिक्शनरी बता सकती है? वो डिक्शनरी कभी नहीं बता पाएगी। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें कैसे पता चलेगा? रीडिंग एबिलिटी से। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न वर्ड्स।
लर्न का मतलब क्या है, आप वर्ड्स का कंटेक्स्ट समझोगे कि इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज करना चाहिए और इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज करना चाहिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वर्ड्स का कंटेक्स्ट होता है, क्योंकि हमें उसके कंटेक्चुअल मीनिंग से लेना देना है, उसके लिटरेरी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंप्लीट वर्ड यूज करेंगे, टोटल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में टोटल वर्ड का जो मीनिंग होता है, टोटल वर्ड्स का मीनिंग एक वर्ड से बिल्कुल सही बताया अंशिता ने, उसका मतलब होता है सम। फिगर्स का, जब हम अब फिगर्स आपको ये नंबर लिख दिए 2+2+2+, ठीक है, तो जो इसका सम होगा दैट इज कॉल्ड टोटल, और कंप्लीट दैट इज कॉल्ड टोटल। तो उसको उसका जो कंटेक्स्ट है दैट इज मैथ। लेकिन यहाँ पे जो बैन है इसमें कोई नंबर तो होंगे नहीं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा यूज करेंगे, कंप्लीट। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो मैंने बोला शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, शी हैज फिनिश्ड द वर्क, दोनों का मीनिंग सेम, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे फिनिश वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वर्ड्स का कंटेक्चुअल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका लिटरेरी मीनिंग मैटर नहीं करता हमारे किसी भी एग्जाम में, आपको ये बात समझनी है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, कौन सा वर्ड लिखे हम यहाँ पे, सबको पता है इसका मीनिंग क्या है, यस और नो, प्लीज से यस और नो। सबको इसका मीनिंग पता है। टोटल का मतलब होता है सर सम, सम ऑफ फिगर्स। हम उसको मैथ्स के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। मतलब का मतलब हिंदी तो दोनों की सेम होगी, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से जो होगा हम वर्ड को प्रेफर करेंगे, और वो जो कंटेक्स्ट बनेगा, बी टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का नंबर। जब टोटल की बात करते हैं तो आप नंबर पे बात करते हो, लेकिन जब आप बैन पे बात कर रहे हो, बैन नंबर पे नहीं बात कर रहे। जब आप बैन की बात करोगे तो जो बैन होगा वो नंबर पे नहीं ना होगा बैन, इसी वजह से हमें वहां पे किसका यूज करना पड़ा, कंप्लीट का। समझ आया। किसी को ना समझ आया तो प्लीज पूछिए। ban on different and all number of products, ban on different and all number of, समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हो। डिफरेंट और एंड ऑल का यूज क्यों किया आपने, सारे ही प्रोडक्ट्स पे बैन। तो हम सर वहां पे बैन की बात देखो, जब आपने किसी वर्ड को स्ट्रेस करना होता है तो हम उसके लिए कंप्लीट वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब आपने किसी नंबर को एक्सप्रेस करना है तो हम उसके लिए हम टोटल का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो हम वहाँ पे सेंटेंस लिखा था, जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, राइट, देखो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा, तो यहाँ पे जो बैन है इसमें कोई नंबर लिखा हमने, एक बात बताओ, खुद सोचिए कि इसमें नंबर लिखा। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, दिस इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सही गलत। सर ये बोलने में सही है, बोलने में आपको सही लग रहा है, जैसे हम कहते हैं टोटल वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, तो वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी का मतलब क्या, आप मनी के अमाउंट्स की बात कर रहे हो या फिर आप मनी में जो नंबर है उसकी बात करोगे तो वो सही कह सकते हो, उस कंटेक्स्ट में सही कह सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दूं कि टोटल यूज करेंगे या टोटल यूज करेंगे या कंप्लीट यूज करेंगे, फिर दोनों में से हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंप्लीट या टोटल। यहाँ पे नंबर की बात कहाँ हो रही है, टाइम में नंबर होता है, नहीं होता। तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे किसी नंबर की बात तो कर ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब क्या है, वैसे आप जनरली टोटल को इसके इक्वल मान सकते हो, कंप्लीट इक्वल मान सकते हो, लेकिन क्या आप यहाँ पे, जब मैंने कहा कि यहाँ पे दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हो, नहीं। टोटल या कंप्लीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास
had been 15। हाँ जी, बताइए सही कौन सा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कंप्लीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, नंबर की बात कर रहे हो। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे। आई होप आपको विशाल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो। अब आप खुद बताइए कि अगर मैं यहाँ पे इस कंटेक्स्ट को सभी को हटा दूं, ठीक है, इस शीट को हम हटा दें, तो अगर मैं टोटल और कंप्लीट लिखूं, देखने में तो सिनोनिम लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो तो हमें समझ आ रहा है कि दोनों का यूसेज डिफरेंट होता है। तो एक बात समझ लीजिए, लैंग्वेज में जितने मर्जी सिनोनिम आप पढ़ लो, जितने वर्ड्स होंगे, डिफरेंट वर्ड्स होंगे, तो सबका यूसेज डिफरेंट होगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। आप एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं, जैसे जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, रिजल्ट, रेजोल्यूशन, वेरिडिक्ट, तीनों का मतलब सेम है, डिफरेंट है? बी फास्ट। डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? तीनों का मतलब सेम है या डिफरेंट है? चलो, रिजल्ट हम हटा देते हैं, कुछ और वर्ड यूज कर लेते हैं। एक और वर्ड लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, जस्ट वेट। अब बताना कि तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है। रेजोल्यूशन का मतलब कमिटमेंट। ठीक है। और डिसीजन का मतलब? बाकी सब भी ट्राई कर सकते हैं, बी फास्ट। गुड। बी फास्ट सर, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? बी फास्ट। चलो, देखो सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, आपको बता देता हूँ। देखो, रेजोल्यूशन का मतलब भी डिसीजन होता है, वेरिडिक्ट का मतलब भी डिसीजन होता है, और डिसीजन का मतलब तो डिसीजन ही होता है, राइट? जैसे हमने बोला कि वी टुक अ वेरिडिक्ट या रेजोल्यूशन या डिसीजन। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, वी टुक अ, ऑप्शंस आर, ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस क्या होंगे, वी टुक अ डिसीजन या वी टुक अ वेरिडिक्ट या वी टुक अ रेजोल्यूशन? बी फास्ट। कौन सा ऑप्शन होंगे, ए बी सी, बोथ या ऑल? जो भी आपके माइंड में आ रहा है, प्लीज फास्ट कमेंट कीजिए। आपको कमेंट करना है, बी फास्ट। We took a verdict या resolution, whatever in your mind. Am I audible? Please reply. Am I audible? Are you there? आप सभी को कमेंट करके बताना है। Am I audible?
I'm not able to see your comments. What happened? आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे. What happened? Can you see me? Uh, Hello. Can you see me? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट कीजिए.
Am I audible now? Please reply. Am I audible now? ठीक. Sorry, I'm sorry. I don't know what happened. चलिए वापस आते हैं. ठीक है. देखिए यहाँ पे जब चुनो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस कंटेक्स्ट का सॉरी इस सेंटेंस का हमें कंटेक्स्ट नहीं पता कि यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है. अगर इस सेंटेंस में हमें ये पता चल जाए कि वी कौन है, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोई भी कंटेक्स्ट. सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि जो हुई है ये किसकी बात हो रही है, जूरी की बात हो रही है. जूरी. अब क्लियर है. अब क्लियर है. अब क्लियर है. इट इज क्लियर ना. व्हाट्स अ प्रॉब्लम. साउंड तो क्लियर आनी चाहिए अभी. Now
ऑडिबल? ओके, थैंक गॉड। एवरीबडी है? कहाँ चले गए कुछ लोग? पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मेरी तरफ से शायद ओके है सब, नेट भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब तक हमें कंटेक्स्ट नहीं पता तो हम तो कुछ भी यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों की अगर मैं कंटेक्स्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो वी है, अगर ये जूरी है, तो मोर सुटेबल वर्ड कौन सा होगा? रेजोल्यूशन होगा, वर्डिक्ट होगा, डिसीजन होगा। अगर मैं जूरी की बात करूँ, जूरी तो समझते हो ना, जूरी ऑफ जजेस। अगर मैं जजेस की बात करूँ तो जजेस क्या डिक्लेयर करेंगे? वो वर्डिक्ट डिक्लेयर करेंगे, डिसीजन डिक्लेयर करेंगे, रेजोल्यूशन डिक्लेयर करेंगे। वर्डिक्ट, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, कंपनी में कुछ लोग हैं, ऑफिशियली उन्होंने लेके कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। ऑफिशियली मिलके उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, उस ऑफिशियल डिसीजन को हम डिसीजन कहेंगे या रेजोल्यूशन कहेंगे? उस ऑफिशियल डिसीजन को रेजोल्यूशन, बात समझ आ रही है? तो मतलब हर वर्ड का कंटेक्स्ट डिफरेंट होता है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ऑल्दो तीनों का मतलब डिसीजन ही तो है भाई, इन्होंने जूरी ने डिसीजन ही तो लिया, अल्टीमेटली डिसीजन ही तो सुनाया अपना। लेकिन उस कंटेक्स्ट में मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा है? वर्डिक्ट। अगर ये वर्ड कभी जो हमने पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, तभी तो मैं समझ आया, वरना हिंदी से कैसे समझ आएगा? हिंदी से कभी समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप वर्ड्स को रीड करोगे, तो आप आपको जो वर्ड्स को रीड करोगे तो आपको उसका साथ में कंटेक्स्ट भी समझ आएगा कि इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। और वही नॉलेज हमें चाहिए, क्योंकि जैसे हम क्लोज टेस्ट आया, क्लोज टेस्ट में तीनों वर्ड्स आ गए, और हमें पता है कि जो पैसेज चल रहा है वो किसी जूरी के केस में चल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन तीनों में से आंखें बंद करके कौन सा ऑप्शन यूज कर लोगे? वर्डिक्ट। अगर समझ आ रहा है कि किसी कंपनी की बात हो रही है, उन्होंने मिलके कोई डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन को हम क्या कह देंगे? रेजोल्यूशन। तो सबका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने पैसेज में अभी तक क्या सीखा कि आपको की पॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, राइट। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी कि जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ोगे, तो आपने सबसे पहले उसकी एक्यूरेसी का मतलब क्या अंडरस्टैंड करना है, स्पीड में मत जाइए। आप सपोज करो आपने मैथ्स का क्वेश्चन सीखा, ठीक है, आपने डीआई का क्वेश्चन सीखा, आपने परसेंटेज का क्वेश्चन सीखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सीखा। सबसे पहले स्पीड इंक्रीज करोगे या फिर कंसेप्ट सीखोगे? कंसेप्ट सीखेंगे ना। तो सिमिलरली इंग्लिश में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले कंसेप्ट पे जोर दोगे कि सबसे पहले इसको करना कैसे, इसका तरीका क्या है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड थिंग, फिर उसके बाद हम आएंगे स्पीड पे, राइट। चलिए अब आते हैं, हम पैसेज पे आते हैं। तो आप एक बार पैसेज को रीड कीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए कि आंसर को कैसे सॉल्व करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने पैसेज के डाटा फ्लो पे नहीं जाना, जो लिखा हुआ है उससे वो कहना क्या चाहता है आपने वो बात समझनी है, राइट। तो आप सिंपल सी बात समझ लो कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें वो समझ आ रहा है? बस आपको इतनी सी बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। कि अगर इसने ये बात कही तो इसका मीनिंग क्या था, वो कहना क्या चाहता था, राइट। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, शी यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर मदर, ठीक। अब हमने ये सेंटेंस लिख दिया, सबने पढ़ लिया? यस और नो? शी यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर मदर, ठीक है, पढ़ लिया सबने? यस और नो? प्लीज रिप्लाई कीजिए, यस और नो। सबने क्या ये सेंटेंस पढ़ लिया? यस और नो? बी फास्ट, हरी अप, ठीक है। अब आप शी गो ऑन वॉक डेली वॉक, शी गो ऑन टू डेली वॉक डेली, क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आया विशाल, ठीक है। बस मुझे ये सेंटेंस लिखे है, ये सेंटेंस समझ आ गया, ठीक है। अब एक बात समझना, छोटी सी बात समझनी है, ठीक है। अब हमें, अगर मैं किसी से बच्चे को इसका मीनिंग पूछूं, अब आपकी बात मेरे तक नहीं आएगी तो ये ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नहीं तो हम इसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो आप थोड़ा सा मीनिंग सोचिए कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पहले सोचिए अपने माइंड में। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपने सोचना है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तब भी हमें कॉम्प्रिहेंशन समझ आएगा। माइंड में सोच लिया, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूँ आप सबने क्या सोचा, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, हो सकता है आपने कुछ ने डिफरेंट सोचा हो, लेकिन जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि वो इवनिंग वॉक के, सॉरी, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे अपनी माँ के साथ या फिर अपनी मदर के साथ, राइट। ये ये इसकी मीनिंग होगी या ट्रांसलेशन होगा? ट्रांसलेशन मतलब समझते हो
कि हमने इसको ट्रांसलेट किया किसी और लैंग्वेज में, ये इसकी ट्रांसलेशन है। इसके मीनिंग तो बहुत सारे निकल सकते हैं ना। इसके मीनिंग क्या निकल सकते हैं कि अब वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाती, अब वो इवनिंग वॉक के लिए जाती है। सपोज करो कि मुझे किसी सेंटेंस में ये कहना है कि इवनिंग वॉक के लिए जाती है, तो क्या मैं पास्ट के लिए यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। क्या मैं इस सेंटेंस से ये कन्वे नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब हम इससे ये मीनिंग भी मान सकते हैं कि वो इवनिंग वॉक के लिए जाती है। सेकंड, हम ये मीनिंग मान सकते हैं कि अब वो वॉक के लिए नहीं जाती, अब वो राइड के लिए जाती है। क्या ये मीनिंग नहीं मान सकता? ये भी मान सकते हैं। बात समझ आ रही है? थर्ड मीनिंग, अब वो अपनी माँ के साथ नहीं जाती, अब अपने फादर के साथ जाती है। थर्ड मीनिंग, मतलब इनमें से हम कोई भी मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो हम ये सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। बस कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा, सिचुएशन चेंज होगी। वो सिचुएशन क्लियर करेगी कि वो मीनिंग कौन सा कन्वे करना चाहते हैं। वो राइट वाला मीनिंग है, वो फादर वाला मीनिंग है, या फिर वो इवनिंग वाला मीनिंग है। ये सिचुएशन डिक्लेयर करेगी। इसी वजह से इस सेंटेंस को डिकोड करके मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं। जो हमने बोला वो इसकी ट्रांसलेशन है। तो बस आपको यही बात समझनी है कि जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इससे आ सकता है कि वो रीडिंग यहाँ पे जाती है नहीं जाती, वो राइट पे जाती है नहीं जाती, वो फादर के साथ जाती है नहीं जाती। अब ये हम दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? ये पूरी सिचुएशन दी होगी पैराग्राफ में। इतनी बात समझ आ रही है? यस और नो? यस और नो? प्लीज कमेंट यस और नो। सभी ने कमेंट करना है, प्लीज कमेंट यस और नो। डू यू एग्री? एक सेंटेंस और लिखते हैं। शी डिडंट सिंग बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। क्या मीनिंग है इसका? मैं पढ़ के सुना देता हूँ सेंटेंस को। शी डिडंट सिंग बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। क्या मतलब है? क्या मतलब है सेंटेंस का? जो भी मतलब आ रहा है सर आप हिंदी में टाइप कर सकते हो। कहने का मतलब आप चैट लैंग्वेज में लिख के मीनिंग लिख के भेजिए। जो भी माइंड में आपके थॉट आ रहा है, एटलीस्ट मुझे पता हो कि जिस ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो ऑडियंस क्या सोच रही है। आपसे व्हाट इज दिस? एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? आपको क्या लगता है कि इसका मीनिंग क्या होगा? सर एक्चुअली मुझे आपके थॉट जानने हैं, मुझे पता तो चले आप सोच कर रखे हो। एल्स शी वुड हैव सung। ठीक है, तो ये तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ना गौरव, कि उसने नहीं गाया। ये इसकी ट्रांसलेशन है। ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब देखो, ध्यान से समझो। अब इस सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इस सेंटेंस के। इस सेंटेंस का सबसे पहला मीनिंग हो सकता है कि मैंने उसको गाने नहीं दिया। हो सकता है, नहीं हो सकता? यस और नो? प्लीज यस नो में कमेंट करते जाइए। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। सेकेंड थिंग, वो इस वजह से गा नहीं पाई क्योंकि मैं बीमार था, वो मेरी देखभाल में बिजी थी। मैं किसी भी सिचुएशन में फंसा हुआ था तो वो मेरी देखभाल में इतना बिजी थी कि उसने वहां पे गाया नहीं, उसने उस चांस को गंवा दिया। क्या मैं ये मीनिंग कन्वे कर सकता हूँ? यस और नो? यस, आई एम इन द पार्टी। आई एम इन द पार्टी, तो वो मेरी देखभाल ही कर रही है। तो वो मेरी देखभाल में इतना बिजी है कि उसने अपनी टर्न का जो उसका चांस है वो उसने लॉस्ट कर दिया। ये मीनिंग कन्वे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। और थर्ड मीनिंग जो अंशिता ने बोला कि वो मेरे से इतना शर्माती थी कि इसी वजह से नहीं गा पाई। मैंने नहीं उसको रोका, मैंने उसको नहीं रोका, मैंने उसको फॉरबिड नहीं किया, मैंने उसको मना नहीं किया, लेकिन मेरे किसी फैक्टर की वजह से उसने खुद नहीं गाया। क्या ये मीनिंग हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। मतलब हमें हर सेंटेंस के मीनिंग तक पहुंचना है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ।
आपको इन्फ्रेंस पे आना है। इन्फ्रेंस का मतलब अगर किसी से, देखो हम, ये टेक्स्ट पढ़ा आपने, ये टेक्स्ट बेसिकली क्यों पढ़ा? ताकि आप इसकी हिंदी कन्वर्ट कर लो? नहीं, आप इसके पीछे जो मीनिंग छुपा है उस मीनिंग को डिकोड करो। उस मीनिंग से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पैसे से नहीं आएगा, क्वेश्चन इसके मीनिंग से आएगा, आप ये बात ध्यान रखना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है पैसेज पे, ठीक है। चलिए अब ट्राई करना एक बार पैसेज को, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना। चलो देखो ये पैसेज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ्स में लिखे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ में क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि स्टाइल होता है हर चीज को लिखने का, ठीक है। प्रेजेंट करने का स्टाइल होता है, लैंग्वेज है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। तो वो अच्छा तरीका यूज करते हैं। अच्छा तरीका का मतलब पैराग्राफ्स का यूज करते हैं, ठीक है। आजकल आपको उलझाने के लिए पैराग्राफ्स का यूज नहीं भी करते। हमने भी ऐसा पैसेज लिखा है आज के सेशन में, लेकिन जनरली पैराग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग पैसेज होता है। तो सबसे पहले आपको इतनी बात समझनी है कि जो उसने इस पैसेज में बोला, क्या आप उसको डिकोड कर पाए या नहीं कर पाए? सॉरी, डिकोड। अगर आप उसको डिकोड कर पाए, आप उसको समझ गए कि वो कहना क्या चाहता है, मतलब इसका मीनिंग आप समझ गए, तो इसका मतलब ये पैसेज आपको ये पैराग्राफ को आपको समझ आ गया, फिर आप इस पैराग्राफ पे आओगे। अगर आप इस पैराग्राफ को डिकोड नहीं कर पाए, तो फिर आप सेकंड पैराग्राफ में मूव ऑन नहीं करोगे। आई एम सॉरी, चाहे जितना मर्जी टाइम क्यों ना लग जाए। मैथ्स में जब हमारे पास एक स्टेप नहीं होता तो दूसरा स्टेप आप सीधा कैसे कर लोगे? तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चाहे आपको 1 दिन लगे, चाहे आपको 20 दिन लगे, आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको स्किप करोगे तो आगे नहीं जा सकते। मेक श्योर पहले पैसेज को अगर डिकोड कर लिया, तो फिर हम कहाँ पे आएंगे? सेकंड पैसेज में आएंगे, राइट। पहले पैसेज में सबको पता है कि इंट्रोडक्शन होती है बेसिकली। अगर हम बात करें, वैसे आजकल नहीं आता, बीच में से पैसेज उठा लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है, उसके बाद की जाती है बॉडी। जो बॉडी में होती है, बॉडी में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऋषभ आप लेट हो गए आज, वेलकम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जितना समझ आएगा उतने कीजिए, कोई बात नहीं ठीक है, हेलो। अब सेकंड देखो, पहले में इंट्रोडक्शन दे दी, दूसरे में क्या होगी? वो बॉडी होगी। अब जो बॉडी होगी, बॉडी का मतलब क्या? उसमें डिटेल्स दी जाएंगी। बट हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ वो इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी इनिशियल पार्ट में लास्ट और लास्ट कंक्लूजन में शुरू होता है, बिल्कुल सही होता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से लेके चलेंगे हम। देखो होता क्या है कि जैसे आपने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, आपने इसको डिकोड कर लिया, उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ पे स्विच करोगे। जब आप इसको डिकोड करोगे, तो ये दोनों पैराग्राफ आपस में रिलेट करने चाहिए। अगर ये दोनों पैराग्राफ आपस में रिलेट नहीं कर रहे, तो अगर आपसे रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपको पहला पैराग्राफ समझ नहीं आया। बात समझ आ रही है सर? देखो आप मीनिंग कैसे निकाल पाओगे? ऐसा तो नहीं है कि पहला मीनिंग, पहला जो पैराग्राफ है वो नॉर्थ मीनिंग कन्वे कर रहा है, सेकंड पैराग्राफ साउथ मीनिंग कन्वे कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो दोनों ही नॉर्थ मीनिंग होंगे, बस वो थोड़ा सा आगे पीछे होंगे। तो कहने का मतलब, जब आप कनेक्ट करो, तो कनेक्ट का मतलब क्या है कि आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको पहला पैराग्राफ समझ आएगा। सिमिलरली विद थर्ड, जब सेकंड टू थर्ड पे आओगे, तो इसका मतलब ये दोनों पैराग्राफ जो है कनेक्ट होने चाहिए, किसके साथ? थर्ड के साथ। तब अब आपको ये सारा पैसे समझ आ गया, या राइट। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, इसने ये बात बोली थी या नहीं बोली थी। बस फिर आप उसको आंसर टिक कर देना, या तो यस टिक कर देना या फिर नो टिक कर देना। हो सकता है कि आपको पैसेज फिर से एक बार पढ़ना पड़ जाए, लेकिन दिस इज द राइट अप्रोच। देखो अब क्या होता है कि हमें चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें चीजें याद नहीं, जैसे सपोज करो आपने बोला कि पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है। आपने सपोज करो क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आपने की पॉइंट पढ़ लिया, आपने सिर्फ की पॉइंट रखा। जैसे इसमें ऑप्शन आया, आपने देखा कि बर्थ, ठीक है, कि उसका बर्थ कब हुआ था। लेट अस सपोज हमारे पास आज एक सेशन में क्वेश्चन है ऐसा, आपने की पॉइंट देख लिया बर्थ। आप की पॉइंट ऐसे ही तो लिखोगे, पूरा क्वेश्चन तो लिखो नहीं, रफ पेज पे बर्थ लिख लिया आपने। अब इसमें क्या हुआ? इसमें उसने बर्थ की बात कर दी, ठीक है। लेकिन जो इसने बर्थ की बात की, तो वो क्वेश्चन तो बर्थ वाला है, लेकिन इसमें जो पूछा था, तो वो उससे ऑपोजिट पूछा था कुछ। लेकिन हमने तो क्या देखा? बर्थ बर्थ है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है, तो हमने बिना देखे उसको वैसे ही टिक कर दिया। आपने उसका मीनिंग समझना है कि वो बर्थ के रिलेटेड क्या कहना चाहता है, और जो मीनिंग निकल के आएगा उस मीनिंग से उसने क्वेश्चन पूछा है, ना कि उस डाटा से। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो आप की पॉइंट पे मत फंसिए। जब आप इस लाइन का मतलब समझ लोगे, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल रिलेट करके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आप खुद को लिमिट कर लोगे, खुद की सोच को लिमिट कर लोगे कि मुझे उतना ही पढ़ना है, उतना ही मीनिंग जानना है, उसके आगे पीछे क्या है मुझे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। पैसेज पे आता है फटाफट। ये पहला पैसेज आपका, पढ़िए इसको फटाफट। जब सारे इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, तो यस कमेंट कीजिए, ठीक है।
सबको पैसे दिख रहे हैं? पहले यस कमेंट करो, मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स हैं। बहुत छोटा सा पैसेज है। सबको पैसेज दिख रहा है? पहले यस कमेंट कीजिए, मुझे बताइए सबको दिख रहा है, यस और नो? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। whoever is here। ओके, पैसेज को पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे पैसेज सॉल्व करना है, बस आपने इसको उस तरीके से पढ़ना है कि ऑथर मुझे कहना चाहता था यार, वो मुझे समझ आया नहीं समझ आया। बस हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। अब सिंपल सी बात सोचो कि ऑथर ने आपको कुछ लिखा है, आप उसको पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए, आंसर्स के लिए? नहीं, आपको वो कंटेक्स्ट मीनिंग समझ आना चाहिए, वो कहना क्या चाहता है, दैट्स इट। पढ़िए। आप इसको यहीं पे पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से रीड कीजिए। जब तक आपको इसका मोटिव समझ नहीं आता, आपको इसका थॉट प्रोसेस समझ नहीं आता कि जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता था, तब तक आपको इसको रीड करना है। जब आपको एक बार समझ आ गया, फिर आप इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। फिर आप देखोगे कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने आंसर्स मैच करोगे, फिर आप देखना कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आई। ठीक है, तो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, आप एक एक मीनिंग के पीछे मत भागिए, आपको एक बार जस्ट रीड आउट करना है। ठीक है, एक बार आप रीड कर लीजिए जो भी आपको समझ आ रहा है। देखो, सबसे पहले आप पैराग्राफ को समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, वो किसके बारे में पैसेज है। जब आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ ये इस चीज के बारे में है, फिर हम डिटेल्स में जाएंगे। अरे आपको क्या लेना स्टेटमेंट कहाँ पे है, आप अपना पढ़िए। और वाई शुड यू केयर कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे है? आपको समझ आ रहा है, दैट्स इट। आप कमेंट्स को छोड़िए, आपकी अटेंशन सिर्फ उस पैसेज पे होनी चाहिए, मुझे उसको डिकोड करना है, दैट्स इट। आपके माइंड में इस पैसेज को पढ़ के एक स्टोरी बननी चाहिए। अगर वो स्टोरी नहीं बन रही, इसका मतलब आप इसको डिकोड नहीं कर पा रहे, एज सिंपल एज दैट। छोटा सा पैसेज है, बेसिक से स्टार्ट किया हमने। देखो, डिसेंड का मतलब सबको पता होगा। लेस, ममता व्हाट यू मीन? लेस का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं आपकी बात। ममता, लेस का मतलब क्या है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी?
डिसेंड का मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे जाना। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कंटेक्सुअल मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कहना क्या चाहते हैं कि इतने लोग चढ़ गए कि वो डिसेंड हो गया। हॉर्स रन कोचेस गौरव, आपने विशाल आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते थे। जैसे आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, जो रोज आती है वो कोच में जो आती है, जिसमें आगे घोड़े होते हैं, जो पीछे कोच होते हैं, शाही कोच टाइप, तो उसको बोलते हैं हॉर्स रन कोचेस। आपको कंटेक्स्ट समझ आना चाहिए कि इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गया मैंने क्या बताया आपको? ऐसे कोच, कोच का मतलब डब्बा जिसमें आगे घोड़े लगे होंगे, जिसको घोड़े राइड करेंगे, राइट। पढ़ लिया सबने? प्लीज से यस और नो। कोई बात नहीं, वापस पैसेज पे आ जाएंगे। एक बार आपने रीड आउट कर लिया, पिक्चर बन गई माइंड में, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी थेम्स टनल की बात हो रही है, राइट। तो उसकी जो ओपनिंग हुई थी वो कब हुई थी? 1814 43 में हुई थी, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा था, डिस्क्राइब कर दिया था लोगों ने, क्या डिस्क्राइब कर दिया था कि वो एट्थ वंडर है। इतना लोगों को पसंद आया, या फिर इतना शानदार था कि एट्थ वंडर कह दिया उसको, ठीक है। पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बहुत दूर से है। बताऊंगा सर, बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका मतलब क्या, पीपल बहुत दूर से आए, ठीक है। तो किसको देखने? उसको देखने आए, ठीक है। जो कहाँ पे थी उसकी पोजीशन बता दी, अंडर द रिवर। फर्स्ट डे क्या हुआ, 50,000 पीपल डिसेंडेड द स्टेयरकेस एंड पेड अ पेनी टू वॉक थ्रू द टनल, ठीक है। तो उन्होंने स्टेयरकेस के थ्रू नीचे आए और उन्होंने क्या कर दिया, एक एक पेनी दी उसको उसके थ्रू वॉक करने के लिए। उसके बाद उसने सिंपल सी बात की, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स देयर वर अ मिलियन पीपल, ठीक है। एक महीने, सॉरी, 3 महीने से पहले पहले वहां पे 10 लाख लोग पहुंच गए, ठीक है। और हाफ द पॉपुलेशन ऑफ लंदन, जो आधी पॉपुलेशन थी वो कहाँ से थी? लंदन से थी। दिस वाज द मोस्ट सक्सेसफुल विजिटर अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा उस टाइम की सक्सेसफुल विजिटर थी जहाँ पे लोग आ रहे थे, ठीक है। इन द एज ऑफ सेल एंड हॉर्स ट्रांसपोर्ट कोचेस। इन द एज ऑफ सेल, सेल का मतलब सेल कहाँ पे करते हो आप? पानी में करते हो या फिर रोड पे करते हो? सेल कहाँ पे करते हो? पानी में करते हो, रोड पे करते हो? पानी में, मतलब वाटर में, ठीक है। मतलब लोग जो ट्रैवल कर रहे थे वो बाय शिप्स भी कर रहे थे, बाय रोड भी कर रहे थे। बात समझ आ रही है? तो देखो, डिकोड करना आप सीखिए। तो इसने सिर्फ ऐसे कहा सेल एंड हॉर्स ट्रांसपोर्ट। जो हॉर्स है वो कहाँ पे चलेंगे? रोड्स पे चलेंगे। और जो आपके सेल है वो कहाँ पे करोगे? पानी में करोगे। तो यही चीज आपको छोटे छोटे डिकोड करनी है, ठीक है। तो दिस वाज इन द एज ऑफ सेल एंड ऑल पीपल केम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड बॉट
sovereigns and listened to the entertainment in the cross tunnel arch. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये सॉवरेन्स खरीदे। सॉवरेन्स का मतलब समझते हो आप, स्टैच्यू जिसको बोलते हैं, मोमेंटो बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, जिसको आप किसी की याद में खरीदते हो, या फिर कोई ऐसा मोमेंटो जो किसी की याद में बना हो, ठीक है, कोई ऐसा इस टाइप का, ठीक है। तो एंड लिसन टू द एंटरटेनमेंट, जो भी उसको कॉस्टल में एंटरटेनमेंट चल रहा था उसको वो सुन रहे थे, ठीक है। तो और उन्होंने उस क्या खरीदे यहाँ पे, सॉवरेनर्स। द आइडिया ऑफ कोर्स वाज नॉट टू एंटरटेनमेंट बट टू मूव कार्गो एंड टर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। तो जो आइडिया था इस चैनल का, तो क्या वो एक्चुअल में ये था कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये आइडिया तो नहीं था। आइडिया बेसिकली क्या था कि उस टनल में हमने क्या करना है, कुछ मूव करना है। क्या मूव करोगे? कोई कार्ड्स वगैरह हो गया, कार्गो हो गया, शिप्स हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो तो इतना अच्छा बना कि लोगों को पसंद आया, और वहां पे उनको वो देखने लगे, और उनसे एक एक रुपया भी लिया गया। और पहले 3 महीनों में कितने लोग आए? 10 लाख लोग आए, जिसमें से आधे लोग कहाँ से थे? लंदन से थे। तो बेसिकली ये छोटा सा आइडिया था जो हमारे माइंड में आ गया। पिक्चर बन गई, यस और नो? फोटो बन गई, यस और नो? छोटी सी स्टोरी माइंड में बनी, यस और नो? प्लीज टेल। सबको रिप्लाई करना है सर, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे मेरे साथ आप नहीं सीख पाओगे। सबको, ईच ऑफ यू हैव टू आंसर इट, यस और नो? वेयर इज प्रीति, वेयर इज ऋषभ, वेयर इज रॉयल, वेयर आर यू? ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन बताइए सही गलत। पीपल वर ड्रॉन, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स देना है, मुझे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं जानने आपसे, मुझे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं जानने, मुझे बस ये जानना है कि जो आपने पढ़ा उसकी फोटो बनी या नहीं बनी, उसकी स्टोरी बनी या नहीं बनी आपके माइंड में। तो उस स्टोरी में से बस मैं ट्रू और फॉल्स पूछूंगा, दैट्स इट। अगर आप ट्रू और फॉल्स आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको उसका मीनिंग समझ आया, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपको नहीं आया। यस नो नहीं, आपको ट्रू फॉल्स आंसर करना है, दैट्स इट। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है? पीपल वर ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब कहां से आ रहे थे, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर टू सी द थेम्स टनल। यस और नो, मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, सबने आंसर करना है, ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। देखो कहां पे लिखा हुआ है, अब आपको दिखा भी देता हूँ। कहां पे लिखा है? पीपल केम फ्रॉम फॉर एंड वाइड। अब आप एक चीज समझो, ठीक है, आपने यहाँ पे सपोज करो की पॉइंट लिख लिया, ठीक है, ऑल ओवर, ठीक है, अब आपने ये लिख लिया ऑल ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट ऑल ओवर तो लिखा नहीं हुआ, आप उसको ढूंढते रह जाओगे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो वो कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि सारी जगह से आ रहे हैं, बस यहाँ पे उसने ईडियम यूज किया। अगर आपके माइंड में ये मीनिंग है तो इसका मतलब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा, बस आपने उसका मीनिंग समझा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो सबसे पहले खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपको वो समझ आया नहीं समझ आया। आप उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इसमें आपको 1 मंथ लगे, हो सकता है 2 मंथ लगे, लेकिन अगर आप ऐसे कर लोगे तो इसका मतलब आप पैसेज में एस कर लोगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, पीपल वर एबल टू ट्रेवल बाय सी, ध्यान से समझना। पीपल वर एबल टू ट्रेवल बाय सी और लैंड इन दोज डेज, यस और नो? सेकंड, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा ना कि उस दौर में किसका उस दौर में किसका वो था, ट्रेंड था। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ था, जस्ट वेट लेट मी सी। हाँ, इन द एज ऑफ, सर, इन द एज ऑफ सेल एंड हॉर्स ड्रॉन कोर्सेज। बात समझ आ रही है सर? यस और नो? अब समझ आया ऋषभ आपको? मैं क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि आपको इसका मीनिंग खुद से डिकोड करना है। अगर आप इसका मीनिंग समझ गए तो इसका मतलब आप सारे आंसर टिक कर लोगे। अब आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे ढूंढते रहते हो सी और लैंड, ठीक है, तो वहां पे आप कैसे ढूंढोगे? सेम कीवर्ड्स तो नहीं मिलेंगे। अगर सेम कीवर्ड्स ढूंढोगे तो वो जमाना चला गया, वैसा पेपर नहीं आएगा। आपको मीनिंग डिकोड करना है, यस और नो में आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है। स्टैच्यूज ऑफ अ टनल कुड बी परचेज्ड एज सॉवरेनर्स, सही गलत? मुझे थर्ड का बताइए, सही है गलत? बी फास्ट। देखो थर्ड ऑप्शन भी है, 3 ऑप्शन आपके पैसेज में। पहला ऑप्शन क्या है? सॉरी, जो पहला ऑप्शन है दैट इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन क्या है? फॉल्स। एंड द थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज
वो क्या है? नॉट गिवन। सोच के बताना। अब आपको रियलाइज होगा कि पैसिव क्यों नहीं सॉल्व होता। आप थोड़ा सा वेट कीजिए अब। Souvenir. ठीक। अब देखो वहां पे लिखा, वहां पे क्या लिखा? People came long distance to bought sorry distances and bought souvenirs and listen to music। क्या उसने ये बताया कि जो सोवेनियर है ये उसी टनल का है? क्या उसने कहीं पे भी बोला? यस और नो? बी फास्ट। क्या उसने ये बोला कि यहाँ पे जो सोवेनियर है ये उसी टनल का बना हुआ है? बोला? नहीं बोला। तो क्या ये स्टेटमेंट गिवन है इसमें? नहीं गिवन। तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन? क्या आएगा? नॉट गिवन। डू यू एग्री? यस और नो? डू यू एग्री? यस और नो? अब आप सोचिए, जिस बच्चे को ये लगता है कि मैं की पॉइंट्स को याद कर लूंगा, मैं की पॉइंट्स को पढ़ के पैरा को सॉल्व करूंगा। अब सपोज कीजिए पहले सेंटेंस में आपने ऑल ओवर वर्ड मार्क कर लिया, सेकंड में आपने मार्क किया सी ऑन लैंड मार्क कर लिया, थर्ड में आपने क्या मार्क कर लिया? स्टेच्यूज, या फिर आपने क्या मार्क कर लिया? सोवेनियर्स, राइट? अब एक बात बताइए कि पहले सेंटेंस में आपको जो ऑल ओवर वर्ड है ये तो वर्ड दिखा ही नहीं, ये वर्ड आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिखा, राइट? तो आप सोचोगे कि ये जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन उसको डिकोड करने से आया कि वो कहना क्या चाहता है। दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा, ये नहीं आपको दिखेगा। सेकंड में देखिए सी और लैंड वो नहीं लिखा, उसने कुछ और लिखा हुआ है, सेल एंड वॉट एवर हॉर्स ड्राउन हॉर्सेज लिखा हुआ है। थर्ड सेंटेंस में फिर आपने देखा कि यार हाँ यहाँ पे सोवेनिर्स की बात तो कर रहे थे, पैसेज में सोवेनिर्स की बात कर रहे थे कि लोग खरीद भी रहे थे, तो आपने इसको बिना सोचे समझे यस कर दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो सोवेनिर्स हैं यहाँ पे ये किसके बने हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नॉट गिवन। अब आप मेरे को बताइए कि जो आप की पॉइंट्स की बात करते हैं या फिर आप पढ़ते हैं क्वेश्चंस पढ़ लोगे, तो वो क्वेश्चंस के आप की पॉइंट्स नोट करोगे तो वो कितने हेल्पफुल हैं? वो ज्यादा हेल्पफुल हैं या पहले आपको मीनिंग समझना चाहिए? अब मेरे को ऑप्शंस में बताइए कि की पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसेज को डिकोड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टाइप करके बताइए फटाफट। डिकोड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर की पॉइंट? सभी ने आंसर करना है, सभी ने। ईच ऑफ यू हैव टू आंसर इट प्लीज। सबको आंसर करना है, ईच ऑफ यू। तो डिकोड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स? डिकोड करना, क्योंकि अगर आप डिकोड नहीं करोगे तो आप की पॉइंट्स के पीछे भागते रहोगे, की पॉइंट्स के पीछे भागते रहोगे तो टाइम का प्रेशर, और की पॉइंट वाली लाइन आप फिर से पढ़ते रहोगे, फिर से पढ़ते रहोगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा क्या है, आप 2 मिनट ज्यादा लगा लीजिए, पैसेज को पहले डिकोड कीजिए, उसकी स्टोरी अपने माइंड में बनाइए। स्टोरी वो तभी बनेगी अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी उस चीज के बारे में। बात समझ आ रही है? चलो लास्ट देखो क्या था। लास्ट सेंटेंस बताइए, लास्ट से गलत। लास्ट का ऑप्शन क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। बात समझ आई? अब ये सभी सही कह रहे हैं, पता है क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि लास्ट में मैंने ये पॉइंट आपको बोल दिया था। क्यों, क्या बोल दिया था? कि जो इसका एम है वो ट्रेवल करना है, मतलब कम्यूट करना है, वो कार्स को या मतलब सॉरी जो आपके शिप्स हैं उनको मूव करना है, ना कि ये टूरिज्म प्लेस है। बात समझ आ रही है? तो उसने क्या बोला कि इसका मोटिव तो ये है, देखो लास्ट लास्ट सेंटेंस में साफ लिखा हुआ, द आइडिया वॉज ऑफ कोर्स, मतलब उसने स्ट्रेस करने के लिए लिखा वॉज ऑफ कोर्स नॉट टू एंटरटेनमेंट, आइडिया एंटरटेनमेंट करना नहीं है, बट टू मूव कार्गो एंड टर्न इनटू प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे देखो, देखो क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है? अब देखो द एम ऑफ द बिल्डिंग वाज टू मेक मनी, ठीक है? आपको लगेगा यार वहां पे भी प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी मनी की बात कर रहे हैं, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई, क्योंकि ऊपर आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हो, ऊपर आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उससे आपको ये लग रहा है कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि 3 मिलियन लोग आ गए, लंदन से लोग आ गए, यहाँ से लोग आ गए। तो आप जब इस चीज को पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या, आप की पॉइंट्स के पीछे नहीं भागोगे। अगर की पॉइंट्स के पीछे भागोगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पक्का का पक्का गलत होंगे। तो आपको उसका मीनिंग डिकोड करना है। पैसे समझ आया? यस और नो? आंसर कीजिए फटाफट। आइडिया समझ आया? आइडियोलॉजी समझ आई कि पैसे को कैसे सॉल्व करना है? I hope guys you must have learned something in this 1.5 hours long video. तो अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा
तो आप उसको कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे को इस पॉइंट पे ये दिक्कत है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। तो जितना जल्दी आप डाउट्स मेरे पास कलेक्ट होंगे तो उसी को मैं कंसाइज करके तो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आरसी को सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्रिक्स नहीं होते, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते, आपको सिर्फ एक ही तरीका है जो अपनाना है, दैट इज़ रीडिंग। जितना आप रीड करोगे, जितने ज़्यादा आप वैरायटी रीड करोगे, उतना जल्दी आप आरसी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, बच्चों को कहते हैं कि याद नहीं रहता, कि समझ नहीं आया, मैंने पढ़ तो लिया फिर भी समझ नहीं आया। तो उसके लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे भी आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं, आप सिंपल टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो उसकी आपको समरी लिखनी है। समरी का मतलब क्या है कि जो भी आपने पढ़ा आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं, चाहे पॉइंट्स में लिख दो चाहे आप कैसे भी लिख दो। वो जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो जितना आप रिटेन कर पाओगे उतना डाटा आपके पास लास्ट में भी होगा, राइट। तो आप ऐसे चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया रीड थ्योरी पढ़नी है, राइट। और उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको कौन सा करना है, आरसी की प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है, पैराजम्बल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।